Hello everyone, my name is Sonia Singh. I am from Rishikesh and I had completed my schooling from Kendriya Vidyalaya IDPL Rishikesh, and I did my graduation in BSc from Pandit Lalit Mohan Sharma PG College Rishikesh. Then I had pursued the degree of LLB from Siddhartha Law College Dehradun, and this I had prepared one thing I want to convey to all of you, that I had prepared my preparation was totally towards UPSC. So it was not completely towards this examination UKPSC, because I had never thought of to do this, but when I gave my attempts to UPSC, so I could not able to clear prelims. So I started to fill some other forms like Uttarakhand APO, Uttarakhand PCSJ, and Uttarakhand PCS. So that was a kind of a different strategy. So there was not a separate strategy for this examination. So whatever I have studied for UPSC, I continued that. So I want to share my study material and my resources, whatever I had followed throughout this preparation. I am very glad if my strategy will be helpful to you. So first of all, I want to tell you that this exam will conducted in three stages: prelims, mains, and interview. And for prelims, there are two papers, GS and CSAT. So for GS, basic subjects are covered in this, like history, polity, geography, economics, social science and tech, and environment. And some like in CSAT, maths, aptitude, Hindi, English are covered. So इस इन सब के लिए मैंने different different resources यूज किए थे. So मैं डायरेक्टली मेंस पे आऊंगी, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन ऐसी होती है विच कवर्ड द प्रीलिम्स ऑल्सो. अगर आपका मेंस अच्छा कंप्लीट सिलेबस, आपका मेंस का पूरा कंप्लीट है, तो आप इजीली प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको डीप नॉलेज होगी तभी आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर पाओगे. थोड़ा सा उत्तराखंड में ये होता है कि फैक्चुअल थोड़ा सा ज्यादा आता है इसमें प्रीलिम्स में, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हमेशा से यूपीएससी की तरफ ही रही है. यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट from this UKPSC, so the approach must be different for both examinations. So I had followed a different kind of approach to continue my UKPSC examination. When I had downloaded the syllabus, and previous year question papers, then I saw that the pattern is very different, because in prelims factual information came from the books, like your very like topics like fairs and tribes, culture. So बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे आते हैं, लेकिन यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अप्रोच आपकी डिफरेंट हो जाती है इन एग्जाम्स को लेकर. सो मेंस में सबसे पहले आपका लैंग्वेज का पेपर होता है. सो पहला पेपर आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपका हिंदी एंड सम पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड एसे आता है. सो हिंदी के लिए मैंने हरदेव भारी की बुक को रेफर किया था, और हरदेव भारी की बुक इज अ वेरी गुड बुक. सो आप उसको रेफर कीजिए. उसमें सब चीज़ें रिलेटेड दे रखी हैं, आप सारा सिलेबस आपका उससे कवर इजीली हो जाएगा. लेकिन हरदेव भारी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें कवर नहीं हो रखी हैं, तो उसके लिए मैंने अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे. जैसे हिंदी भाषा की परिणाम नियमावली, तो उसके लिए मैंने उसमें वो टॉपिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसके गूगल से सेल्फ नोट्स बना लिए थे. और लेटर राइटिंग हृदय भारी में अच्छी नहीं दे रखी है, मुझे पर्सनली वो अच्छी नहीं लगी थी. तो मैं एक एक्सरसाइज किया करती थी. मैं जो मेरे फादर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, सो जो भी वो लेटर लिखते थे, मैं उनके लेटर की अपने फ़ोन में एक कॉपी रख लिया करती थी, फोटो क्लिक करके, और मैं देखती थी कि मेरे पापा ने कैसा लेटर लिखा है, क्या लिखा है, किस टॉपिक पे वो क्या लिख रहे हैं. तो मैं उनके लेटर से मैंने लेटर राइटिंग की अपनी बहुत इम्प्रूव करी है. मैंने अपने फादर के ही फाइलें उठाती थी मैं, और उन फाइलों को चेक करती थी कि ये लेटर किस रिगार्डिंग लिखा गया है, ये इस डिपार्टमेंट में जा रहा है तो कौन से अधिकारी को जाएगा, और कैसे इसको लिखा जाएगा, क्या इसका सब्जेक्ट रहेगा. तो मेरी हिंदी की प्रिपरेशन ऐसे करके हुई है. और हिंदी में एक एसे की जो एसे राइटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके दो एसे आते हैं हिंदी में, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. क और ख ग का जो आपका क ग में तो आपके उत्तराखंड के ऊपर आता है, और ख वाले पार्ट में आपका अदर एस्पेक्ट पे भी ऐसे आते हैं. तो आपके दो ऐसे लिखने होते हैं हिंदी के पेपर में. तो ऐसे के लिए मैंने सिलेबस को उठाया, और सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए थे, जैसे कल्चर ऑफ उत्तराखंड, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड,
एक तो उत्तराखंड के बेस पे था, तो मैंने एक बुकलेट में सारे ऐसे को लिखा, बैठ के अच्छे से प्रिपेयर किया। ऐसे आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसे का मतलब होता है हिंदी में निबंध, यानी बिना किसी बंधन के। मीन्स आप स्टार्ट कर रहे हो तो पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वो खत्म कब कर दिया, तो आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए। सो मैंने सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके, मेरे कम से कम 8 से 10 टॉपिक थे जो मुझे लगता था कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। सो आई हैड प्रिपेयर्ड वेल नोट्स ऑन दिस ऑन दैट टॉपिक्स टू प्रिपेयर माई essay एंड आई हैड प्रैक्टिस अ लॉट फॉर essay। हिंदी के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसी दिक्कत फील नहीं हुई, क्योंकि आई हैड फॉलोड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्रांसलेशन के लिए। मैंने एक बुक को रेफर किया था। बुक का आप मार्केट से कोई भी बुक उठाइए और ट्रांसलेशन वहां से आप इजीली कवर कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन को इजीली कवर करने के लिए आप दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है उससे अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों ही फॉलो करती थी। दैनिक जागरण में आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स भी उसमें होते हैं जो आपके वो प्रिपरेशन के इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। द हिंदू में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए रिलेटेड नहीं होते हैं, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो दैनिक जागरण भी मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। दैनिक जागरण को फॉलो करने का मेरा एक ही एक्सपेक्ट था कि मेरी हिंदी उससे इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मात्राओं में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं वहाँ पे। सो मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने वो धीरे धीरे करके डेवलप किया। मैं उसको जो बीच का एडिटोरियल वाला पार्ट थी सिर्फ वही रीड करती थी दैनिक जागरण में, और उससे आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है। तो आप भी ग्रामर का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। उसमें हिंदी के पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आप उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करेंगे और अपना कंटेंट इम्प्रूव करेंगे, आप वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, हिंदी के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स को आप उसमें अपने आंसर्स में अपने निबंध में डालेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर इज अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, कल्चर and also history of Uttarakhand. So history is divided in 4 parts: is ancient and medieval history, this is art and culture, and the third one is the modern history and world history also. So for art and culture I had referred fine arts NCERT and Nitin Singhania, and for ancient and medieval I had referred Tamil Nadu NCERT. So I had revised them multiple times, and I do not make any kind of notes from that books. I just highlighted the portion which I feel that it is important, so I had highlighted that portion and revised multiple times. So for ancient I had covered only those part. These 4 books are sufficient for my ancient, medieval and art and culture. Then comes to modern spectrum. Modern history is very important because it covers your international movement, freedom movement, and your independence, post independence, and so all the parts you should cover, like Cripps mission, how cabinet mission and Indian Independence Act, and गांधी जी वाला जो पोर्शन होता है 1920 वाला के बाद वाला, जब वो उन्होंने एंट्री की थी, तो वो पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को जो स्पेक्ट्रम से कवर किया और बहुत थॉरोली कवर किया, एंड आई हैड रिवाइज दैम मल्टीपल टाइम्स। स्पेक्ट्रम मैंने कम से कम 10 टाइम रिवाइज की होगी, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत स्कोरिंग है और इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं एग्जाम में कुछ भी ना भूलूं। और स्पेक्ट्रम में एक पार्ट दिया हुआ है, हर एक चैप्टर के पीछे एक थोड़ा सा क्रिप्स में आपको एक पॉइंटर्स मिल जाएंगे, तो मैंने उन पॉइंटर्स के घर से ही फोटो कॉपी रख के बार बार मैं उनको रिवाइज करती, ताकि मुझे एक डेट टाइमलाइन सेट हो जाए मेरे माइंड में कि इसके बाद यही हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद यही हुआ था, ये वाला मोमेंट इसके बाद हुआ था, तो मुझे उससे वो रिविजन चलता रहा मेरा। मैं हर वीक में 2 बार रिवीजन करती थी हर एक सब्जेक्ट का, जो मेरा, और मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को लिया मैंने। मीन्स जैसे आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री, साथ में करंट अफेयर, फिर आपका सीसैट तो इतना था नहीं, जीएस के आपने रिवीजन करे, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, तो ये आपका काफी टाइम हो जाता है। मतलब एक दिन में आप इतना कवर कर लेते हो। इससे ज्यादा आप कवर कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, तो आप 8 to 10 आवर्स की स्टडी ही कर सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ब्रेन भी थक जाता है एक टाइम के बाद। सो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऐसे कवर किया था, सो आप भी ऐसे कवर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे पेजेंट्स मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल। इनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आया करती थी क्योंकि ये मुझे याद नहीं हुआ करते थे। सो मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे।
I had made some short notes on these topics, so I followed and I revised them multiple times. मेरा एक ही मंत्रा रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने का कि मैंने रिवीजन पे बहुत फोकस किया है. मैंने पढ़ाई इतनी शायद नहीं करी होगी, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा किया. जो भी पढ़ा मेरा ये था कि मैं जो भी पढ़ूं मुझे वो याद होना चाहिए, मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो. अगर मैंने 1 घंटे की स्टडी करी है तो मुझे वो याद होना चाहिए कि मैंने क्या स्टडी करी है, अदरवाइज वो वेस्ट है. तो आपको इस तरह से स्टडी करनी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, बट ऐसा पढ़ो कि अगर आप कहीं से भी वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको. अगर सपोज G20 के बारे में आप पढ़ रहे हो तो G20 पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे भी करके उसका आंसर लिख पाओ. तो ऐसे मैंने अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन को रखा. तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बाद आपका आता है पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर. एंड पॉलिटी इज वेरी डायनामिक. आई कैन से पॉलिटी लक्ष्मीकांत रेफर की थी मैंने, बट लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कंप्लीटली कवर नहीं हो पाती है. सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेज. So for some part like constitution and executive parliament and Supreme Court, High Court, पंचायती राज, ऑल दीज टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं पॉलिटी की बुक में, फंडामेंटल राइट, DPSPs, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिटीजनशिप, ये सब मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही कवर कर लिया था. लेकिन कुछ पार्ट उसमें कवर नहीं हो सकता, सो आपको अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाने ही पड़ेंगे. जैसे उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया आता है, तो वो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू कवर दीज पार्ट फ्रॉम गूगल और फ्रॉम अदर साइट्स लाइक दृष्टि IAS, विजन IAS और इनसाइट IAS. बहुत सारी साइट्स हैं जो आजकल बहुत अवेलेबल हैं, या फिर यूट्यूब के ही कुछ लेक्चर्स होते हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हो. तो आप ऐसे अपनी पॉलिटी की प्रिपरेशन को रखिए, आप डाइवर्सिफाई करिए अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि अब वो टाइम चला गया जब आपकी बुक्स तक ही सीमित थी आपकी प्रिपरेशन. अब आपको अपना हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो. क्योंकि इस बार के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर आए थे वो बहुत ज्यादा डायनामिक थे. जब तक आप उनको टॉपिक्स को एनालाइज नहीं कर पाओ, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर को. क्योंकि हर एक टॉपिक, सपोज G20 के ऊपर ही कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसके प्रोस कॉन्स, इंडिया पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्यों हो रही है सबमिट, हमारे इंडिया में ही ये सबमिट क्यों हुई है इस बार, और कंट्रीज में भी जैसे हो रही है, तो इंडिया को क्यों चूज किया गया. तो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि वाई, कि G20 समिट इंडिया में क्यों हो रही है, क्यों हमारे देश को इतना आगे रखा जा रहा है, स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, और इतने सारे जो भी हमारे इन्वेंशंस और ये सब चल रहे हैं, और रिलेशन कैसे रहे हैं हमारे इंडिया के और कंट्रीज के साथ. तो क्यों मोदी जी बार बार बाहर की कंट्रीज में सबमिट करने जाते रहते हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा. तो आपको इन सबको समझना है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर आपके ब्रशअप होना बहुत जरूरी है. सो आई हैड फॉलोड द हिंदू न्यूज़पेपर रेगुलरली, but I do not make any kind of notes from the Hindu because it becomes very bulky to make notes from the Hindu. So you have to follow, just read the New Hindu and just go into YouTube and just take some kind of analysis of the Hindu. So it आराम से वहां से कवर हो जाता है. बाकी आप हर महीने मंथली अब मैगजीन्स आती है विजन IAS की या फिर किसी और उस साइट की, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. मैंने विजन की फॉलो की थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही वही फॉलो करती हूँ, तो मुझे वो कन्वीनियंट लगती है. तो मैंने विजन से ही मंथली मैगजीन को फॉलो किया था करंट अफेयर को ब्रशअप करने के लिए. पॉलिटी के और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, समाधान योजना. सो ये सब आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, इनके आपको खुद नोट्स से बनाने पड़ेंगे. सो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है और आपका माइंड ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ माइंड में रख सको, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे. तो बुक में आपको सब कुछ कवर नहीं होगा. सो यू हैव टू मीन्स आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्टिव लगे. आप जो भी आंसर उसमें लिख रहे हो अपने क्वेश्चन पे आंसर शीट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नोट्स जैसे होंगे आपका आंसर भी वैसे ही होगा वहाँ पे. मैंने यही फील किया है कि जैसे मेरे नोट्स थे, जो मैंने नोट्स बनाए, वैसे ही मेरे आंसर वहाँ निकल के आ रहे थे. अगर मैंने अपने नोट्स में कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन डाली होगी, कुछ फैक्ट्स डाले होंगे, कुछ फिगर्स डाले होंगे, तो मैंने अपने आंसर में भी वहाँ पे वो इनकलकेट किया. क्योंकि अल्टीमेटली इतने दिनों से, इतने महीनों से आप वही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो माइंड आपका वही चीज वहाँ जाके करेगा.
तो आप जितने भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आपको न्यू वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में, आप सब घर पे कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड इतना ज़्यादा प्रेशराइज रहता है कि आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है क्वेश्चन पेपर को। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और वो ऐसे अटेम्प्ट करने की आपका लिस्ट में नाम आए। तो आपको अपने आंसर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना है, और वो आपका आंसर इनोवेटिव लगना चाहिए, और इनोवेटिव लगने के लिए आपको अपने नोट्स को इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। और पेपर 3 में पॉलिटी के जो पेपर है उसमें एक पार्ट इंटरनेशनल रिलेशन का भी होता है। इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने के लिए मैंने एक बुकलेट थी, आईएएस पार्लियामेंट या फिर विजन आईएएस की बुकलेट आती है। आप वहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ क्या है और डब्ल्यूटीओ क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है, इनके कौन कौन से बॉडीज हैं, और यूनाइटेड नेशन, और इनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सबको आप छोटे से नोट्स बनाइए 1 और 2 पेजेस के, जिससे ये आराम से क्लियर हो सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने एक चीज़ फॉलो की थी कि रिसेंट जो द हिंदू में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पॉपुलर रहती हैं, जैसे जो बार बार आ रही हैं, इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है। तो आप उनके एक अच्छे से नोट्स बना के रखिए 3 से 4 पेज के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, अगर वो पेपर में आ रहा है द हिंदू में या फिर किसी और पेपर में लगातार न्यूज़ में, तो इट मीन्स वो आपके एग्जाम में भी आने वाला है। अगर वो वैसे नहीं आएगा तो घुमा के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा ही हुआ था, G20 के ऊपर एक क्वेश्चन था तो वो आया था, और उस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जबकि वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, बट वो क्वेश्चन आया। अगर हमने पढ़ा नहीं होता उनकी लाइफ की जर्नी को, तो हम वो सॉल्व नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को। सो आपको अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपने माइंड को भी ब्रॉड करना है, आप अपने सोचने का नजरिया बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपका जो दायरा है सोच का, वो आपको बहुत वाइड करना है, ब्रॉड करना है, और वो पढ़ पढ़ के ही होता है। आप जब तक करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं रहोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेपर आता है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए मैंने ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं किया था। ज्योग्राफी के लिए आई हैड रेफर्ड ओनली 4 बुक ऑफ एनसीईआरटीज, 11th एंड 12th। फॉर 11th एंड 12th टोटल कंप्लीटेड 4 बुक्स हो जाती हैं वो आपकी। सो लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. So Indian geography and physical geography is very important because they cover the part of climate, weather, oceans, and your solar system, your soil and crops. So these are very important books. So इन दो बुक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, और इसके साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू हैव टू कवर योर मैप्स थॉरली, बिकॉज मैप्स, अब आप ऐसा नहीं करोगे कि मैप को आप पूरा उठा के पढ़ने लग जाओगे। जैसे वर्ल्ड मैप है, आप क्या क्या पढ़ोगे उसमें, इतनी सारी कंट्रीज हैं। सो आपको सिर्फ वही रीड करना है जो न्यूज़ में चल रही है आजकल लोकेशन। सपोज लाइक अभी रिसेंटली राफा एक लोकेशन थी, वो न्यूज़ में थी, तो जाहिर सी बात है राफा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको राफा के ऊपर थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही उस टाइम पे जो भी न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में लोकेशन चल रही होती थी, तो मैं उस पर छोटे से एक नोट्स बना लिया करती थी कि मे भी शायद इस पे क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट मैं कुछ लिख तो पाऊँ 4 से 5 लाइन का। तो मैं इन लोकेशंस को मैप में प्रिपेयर करती थी। और मैंने ज्योग्राफी के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की थी कि मैंने इंडिया का मैप बनाना सीख लिया था, और वर्ल्ड का, कि मेरा कोई भी आंसर अगर आए तो मैं एटलीस्ट उसमें मैप बना सकूं। सपोज इंडिया का रिलेशन दिखाया हुआ है क्लाइमेट के रिलेटेड, कि इंडिया से ये वाली क्लाइमेट आ रही है, ये वाली विंड यहाँ से चल रही है, मेडिटेरियन सी से ऐसी विंड आ रही है, तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे। एक एक स्टूडेंट होगा कि वो उसको सिंपल आंसर लिख देगा, लेकिन अगर वहीं एक बच्चा उसमें मैप बना के लिख रहा है और उसको फ्लो चार्ट बना रहा है, तो उसकी जाहिर सी बात है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे। तो मैंने वो एक्सरसाइज फॉलो की थी, मैंने मैप को बहुत इनकलकेट किया अपने आंसर्स में। मेरे हर एक एग्जाम्पल में या तो कोई मैप रहा होगा या कोई फ्लो चार्ट रहा होगा। जैसे क्रॉप्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, तो इंडिया का मैप बना के मैंने क्रॉप्स को शो कर दिया कि यहाँ पे ये वाली क्रॉप होती है, यहाँ पे इसका ज़्यादा है। और रेन के ऊपर क्वेश्चन आया तो रेन का एक चार्ट बना दिया, इंडिया का मैप दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दी। और सॉइल के ऊपर आया तो सॉइल शो कर दी कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे एल्युवियल सॉइल है।
कोई मिनरल्स के ऊपर आया, तो इन सब के रिलेटेड मैंने छोटे छोटे से मैप्स बनाना सीख लिए थे। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां से आप मैप सीख सकते हैं बनाना, मैंने भी वैसे ही किया था। और क्योंकि मैं तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था सीखने के अलावा, तो मुझे तो सीखना ही था, चाहे मैं कहीं से भी सीखूं। तो मैंने यूट्यूब से ही वो चीजें सीखी, क्योंकि मेरा ना कोई फ्रेंड सर्कल था, ना कोई गाइडेंस थी मेरे पास। मैंने अपनी गलतियों से ही हर चीज सीखी है, अपने आंसर राइटिंग से, अपने आंसर्स को खुद ही अब मैंने प्रैक्टिस किए, खुद ही उसको इंट्रोस्पेक्शन किया अपने आंसर्स का, उनको एनालाइज किया कि मेरे आंसर में कहाँ गलती हो रही है। अब आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक चीज की थी, मैंने टॉपर्स की बुकलेट डाउनलोड की थी, जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं बेसिकली। और मैंने देखा था कि वो अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं, तो उनसे ही सीखा है मैंने फ्लो चार्ट वगैरह ऐड करना और मैप वगैरह ऐड करना, कि यूपीएससी के टॉपर अपने आंसर्स में हमेशा कोई फ्लो चार्ट, कोई मैप, कोई डाटा, कोई फिगर, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन, ये सब वो डालते हैं, कोई स्कीम डालते हैं। तो आप भी अपने आंसर्स में इन चीज़ों को इनकलकेट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव ही होंगे उस चीज़ से। सो मैं हमेशा ही चेक करती थी कि मैंने ये आंसर लिखा है और टॉपर ने ये आंसर लिखा है, क्या अलग है उसके आंसर में मेरे से, जो मुझे नहीं आ रहा है, टॉपर को वो आ रहा है। तो मैं वो सीखने की कोशिश करती थी कि इस टॉपर ने ये वाला आंसर इतने अच्छे से लिखा है और मेरी इतनी गलती हो रही, तो मैं बार बार उसी आंसर को बार बार लिखती थी मैं, कि मेरा आंसर भी उस लेवल तक पहुंच जाए कि जिस लेवल तक टॉपर ने वो आंसर लिखा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, टॉपर की बुकलेट आपको बहुत हेल्प करेंगी। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आती है, उसको रीड किया था अपना बेस कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं है। सो इकोनॉमिक्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे द हिंदू में इकोनॉमी का एक पेपर आता है, पेज आता है, तो मैंने जो भी उसमें रिसेंट कोई टर्म्स चल रही होती थी, जैसे इन्फ्लेशन के भी नए नए पार्ट्स आते, नई नई डेफिनेशंस आती रहती हैं, तो वो सब की मैं गूगल पे जाके चेक करती थी कि ये एक्चुअली होता क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, ये इतनी न्यूज़ में क्यों है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो क्या अपने रिकमेंडेशन आजकल दे रहे हैं, बेस रेट क्या चल रहा है आपका, और सीएसआर एसएलआर ये सब क्या होता है, ये सब मैंने वहाँ जाके सीखा, वहाँ न्यूज़पेपर से सीख कर, पढ़कर, उसको अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर, इन चीज़ों को मैंने बहुत रिगोरसली फॉलो किया। इससे मेरी इकोनॉमिक्स भी अच्छी खासी इंप्रूव हो गई थी। इकोनॉमिक्स के पेपर काफ़ी डायनामिक होता है, तो आपका बुक से उस उतना अच्छा आंसर नहीं निकल के आता है, तो आपको उस चीज़ को आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स में आपको जो रिसेंट चीज़ें चल रही होती हैं, और जैसे इंडिया पे इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है, ये फेरा फेमा, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों क्यों बनाई गई हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे इसका, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर आउट कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपने इकोनॉमी की जो बेसिक एनसीईआरटी होती है, एक मैंने एनसीईआरटी और रेफर की थी इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उससे आपके बेस आराम से क्लियर हो जाते हैं। जैसे उसमें एलपीजी वगैरह दिया हुआ है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो आप वहाँ से इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो विजन आईएएस के करंट अफेयर आते हैं, तो हर मंथ उसके करंट अफेयर आते हैं, और उसमें विजन आईएएस का करंट अफेयर की बुकलेट बहुत अच्छी बुकलेट है, उसमें हर एक पार्ट को डिवाइड करके दिया हुआ है। जैसे इकोनॉमी का पार्ट अलग आता है उसमें, तो आप वहां से भी अपने नोट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इकोनॉमी का पार्ट वहां से उठाइए और अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, तो इससे आपके नोट्स वैल्यू एडिशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में डर लगता था कि कहीं एक पेपर की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक ना जाए, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करंट ओरिएंटेड ही रखनी है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। सो और पॉलिसीज रिगार्डिंग जो भी रिसेंट पॉलिसीज हुआ करती थी, और आरबीआई कोई नई नई कमेटी निकालते थे, वो सब आप नोट करते जाइए। तो फैक्ट अपने आंसर, इकोनॉमी के आंसर में फैक्ट्स ज़्यादा डालिए, और कमिटीज़ की रिकमेंडेशन भी ज़्यादा डालिए, उससे आपके, और जैसे रिपोर्ट्स होती हैं, सपोज हंगर रिपोर्ट आ गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट होती हैं, वो सब डालिए आप, आपके आंसर बहुत अच्छे निकल के आएंगे उससे। एंड नेक्स्ट पेपर होता है आपका इकोनॉमिक्स के अलावा एथिक्स का पेपर होता है एक, एथिक्स साइंस एंड टेक का, सॉरी, नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक का आता है। साइंस एंड टेक में बुक से पढ़कर कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पेपर बहुत ज़्यादा ही एनालिटिकल आने लग गया है, तो आपको
अपना करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चल रहा होता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और इसरो के क्या क्या रिसेंट इन्वेंशन हुए हैं, कौन सा सैटेलाइट है अभी, क्या चल रहा है, तो ये सब आप ब्रशअप आपका होना चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज, इन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए आपकी। सो मैंने इनके नोट्स बना के रख लिए थे। मैंने हर एक चीज़ जो मुझे बुक में नहीं मिलती थी, तो मैं नोट्स ही बनाती थी उनके। मैं एक एक्सरसाइज करती थी, वट एवर आई हैड कम्प्लीट इन माई नोट्स, सो आई जस्ट टिक इन द सिलेबस कि ये मेरा पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है। सो आई एम सेटिस्फाइड कि इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए उसमें। फिर देन साइंस एंड टेक के लिए जो और भी बहुत सारे साइट्स, विजन आईएएस की साइट्स ही मैंने हर चीज़ के लिए फॉलो की है। उसका वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, आप वहाँ से साइंस को इजीली कवर कर सकते हो। और साइंस में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट होता है और सिक्योरिटी का। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो साइट्स होती है एनडीएमए की, वहाँ से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे 1-2 पेज के। तो उनकी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी आंसर्स आया आपका डिजास्टर के ऊपर, तो आप डिजास्टर की एक डेफिनेशन लिखिए, क्या होगा उसमें, डेफिनेशन लिखिए, आप उसकी एग्जाम्पल डाल दीजिए, और बाद में सॉल्यूशन में आप उसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस को डाल दीजिए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अल्टीमेटली क्या होता है, डिजास्टर में एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि कोई भी डिजास्टर होगा, सारे उस पर अप्लाई होते ही होते हैं एनडीएमए की जो गाइडलाइंस होती हैं। तो आप हर एक आंसर में अपने वो डाल सकते हो इजीली। लेकिन आपका आंसर हर एक उसका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर सेम है, इसमें भी वही आपने बॉडी डाल दी, इसमें भी यही कंटेंट डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आंसर मस्ट बी डाइवर्सिफाई। सो आप ये सब कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए मैंने जैसे उसमें नेशनलिज्म और काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, इनके लिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, क्योंकि ये टॉपिक से आपको अवेयर होना ज़रूरी है। इन पे क्वेश्चन भी 1-2 आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो साइंस एंड टेक के अलावा एक नेक्स्ट पेपर होता है, वो होता है एथिक्स का और एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड के पेपर के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि मैथ्स काफ़ी साल से मेरे टच से हट चुका था। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने मैथ्स को ध्यान नहीं दिया था, कि मैथ्स था नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से थी। तो मैंने एप्टीट्यूड के लिए मधुकर कोटावे सर की एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो मधुकर कोटावे सर को फॉलोड किया मैंने। उसके मैंने मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हुआ करते थे, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, और मैंने देखा कि पेपर्स इस टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा आया हुआ है, तो मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का इतना। तो मैंने सिर्फ उतने ही टॉपिक्स को कवर किया, और जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में थे मैंने उनको टिक लगाया, और मधुकर कोटावे सर पे यूट्यूब पे सर्च किया, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस मधुकर कोटावे सर। तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सारा कुछ आ जाया करता था। तो मैं सारी वीडियो को देख के आराम से नोट्स बना के और बार बार उनको प्रैक्टिस करती थी। तो एग्जाम टाइम पे मैंने ऐसा ही किया। एग्जाम में मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई, हालांकि मैंने मैथ्स के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न से आया था। सो फिर मैंने एथिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, कि मुझे ये था कि अगर मैं मैथ्स ना कर पाऊँ इन केस, तो एटलीस्ट मैं एथिक्स तो कर पाऊँ। तो एथिक्स को मैंने कवर किया। एथिक्स को कवर करने के लिए मैंने जो रिसेंट जो भी थिंकर्स होते हैं, आई हैड फॉलोड महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, और भी बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मोदी जी ने ही कोई लाइन अगर कही है, वो सब। तो इनके मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, कि इनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये थिंकर्स बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने इनकी लाइफ से जो भी कुछ सीखा, वो मैंने अपने एथिक्स के आंसर में इंक्लूड किया। जैसे गौतम बुद्धा जी के भी 8 प्रिंसिपल्स थे, मिडल पाथ जो उनको बोलते हैं, अष्ट अष्ट मतलब मिडल पाथ जो भी था उसका, तो वो भी मैंने अपने आंसर्स में इंक्लूड किया। और बुद्धा जी की फिलॉसफी को अपने आंसर्स में इंक्लूड करने का कारण मेरा यही था कि मैं खुद भी उनकी फिलॉसफी को फॉलो करती हूँ, तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। तो एथिक्स के आंसर्स में अगर आपके रिसेंट आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स है, आप वो भी उसमें डाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके खुद के एग्जाम्पल्स होंगे ना, तो वो आंसर आपके ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। सो यू हैव टू इनकलकेट योर एक्सपीरियंसेस इन योर आंसर्स। सो आप अपने आंसर्स में उनको इनकलकेट कीजिए, उनको डालिए, और जितने भी सिलेबस से आपके टॉपिक्स हैं, जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, और इक्वालिटी,
और भी बहुत सारे उसमें टॉपिक है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। और तो इन सब पे आप वन वन लाइनर के नोट्स बनाइए और अपने थिंकर्स ने इन चीज़ों पे क्या कहा है वो सब लिखते जाइए। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत अच्छी लाइन कही है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, किसी देश की डेवलपमेंट को हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो ये बहुत अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे थॉट्स लगते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के और गांधी जी वगैरह के। तो मैंने इनको अपने आंसर में इनकलकेट किया। और केस स्टडीज पे भी आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि केस स्टडीज भी आती है उसमें। तो केस स्टडीज में भी आपने रिसेंट एग्जांपल डाल सकते हैं, जो भी अपने आसपास आप देखते हो या फिर आपने न्यूज़पेपर से कहीं सुना हो या आपने अपने पेरेंट्स से ही कुछ सीखा हो, तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो एथिक्स का पेपर है जैसे जनरल पेपर, आपको एथिक्स का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बस एक फैक्चुअल चीज लिखनी, नहीं, आपने जो भी सीखा है अपने एथिक्स के पेपर में आपने डाल सकते हो। बट इट शुड बी इन अ लैंग्वेज कि आप लगना चाहिए कि किसी सिविल सर्विसेज के बच्चे ने एग्जाम लिखा है, ये ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। तो एथिक्स की प्रिपरेशन और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन मेरी ऐसी रही है। एक लास्ट स्टेज इसमें आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू वाज काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं लिया। एक्चुअली ये प्रिपरेशन मैंने बिना किसी कोचिंग के की है, मैंने इसमें कोई भी कोचिंग नहीं ली है किसी भी स्टेज में। बच्चों को ये डाउट होता है कि कोचिंग के बिना होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इजीली हो सकता है। कोचिंग कई बच्चों की नीड हो जाती है, आप ले सकते हो, इसमें कोई दोहरा प्रॉब्लम नहीं है कोचिंग लेने में, आप आराम से लीजिए। लेकिन मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के साथ साथ मेरा पर्सनली मुझे कोचिंग लेना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मॉक इंटरव्यू मेरी नीड थी, मुझे लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत वगैरह खराब थी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, तो मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा ले नहीं पाई थी, ले ही नहीं पाई थी ज़्यादा। क्या, मैंने घर पे ही प्रैक्टिस की थी उसकी, खुद बैठ के बोलने की और टॉपिक को प्रिपेयर करने की। मॉक इंटरव्यू मैंने अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर किया था, हालांकि मेरे डैफ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो इट वाज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू जो मेरा वहाँ गया था। सो सारा उन्होंने मुझसे उत्तराखंड के बेस पे ही पूछ लिया था और जो भी करंट चल रहा था वो पूछा था, डैफ से कुछ भी नहीं आया था। तो आपको नहीं पता, यू कांट एक्सपेक्ट कि आपसे वहाँ क्या पूछ लिया जाए। सो आप प्रिपेयर करके जाइए, अपने माइंड को खुला रखिए, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं वहाँ पे। आपकी नॉलेज उन्होंने जज कर ली है आपके मेंस में, हालांकि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज के बेस पे आपकी पर्सनैलिटी भी जज की जाती है। सो ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज के बिना आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उस चीज़ों की। लेकिन आप डरिए मत इस स्टेज से, आप अपना फोकस अपने प्रिपरेशन पे रखिए। एंड ये मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, क्रिप्स होना चाहिए, क्योंकि इतना सामने वाला आपको इतना नहीं सुनने वाला। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपके सामने पैनल है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी वो पूछ रहे हैं, आपको सच बोलना है। चाहे वो आपने कितने फेलियर्स देखे हों, आपको हमेशा सच ही बोलना है उनके सामने, क्योंकि अगर आप ब्लफ करोगे तो वो पकड़ लेंगे एकदम से, क्योंकि दे आर वेरी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन। सो आप उनको ब्लफ झूठ नहीं बोल सकते हो। सो रियल रहिए, जैसे हो वैसे रहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी है बस वही वैसे ही दिखाइए। आप अपने आप को आर्टिफिशियल होने का कोशिश मत कीजिए उनके सामने, जैसे हो वैसे रहिए। और सिंपल सोबर एंड इंटरव्यू की एक गरिमा होती है, उसको आप मेंटेन रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लिस्ट में आने के लिए। एंड उत्तराखंड की यूकेपीएससी का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो उत्तराखंड का के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक रेफर की थी, और मैंने उत्तराखंड के सिलेबस को हर एक पार्ट में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि जैसे अगर आपका हिस्ट्री का पेपर हो रहा है तो उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। इस बार तो बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और जैसे ज्योग्राफी का हो रहा है तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड पे आएंगे, पॉलिटी का हो रहा है तो पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड पे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने, आपको बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर एक कोई ऐसा कुछ खास मटेरियल है भी नहीं है। मुझे भी नहीं मिला था, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है नहीं है, हिंदी के लिए तो परीक्षा वानी है पर इंग्लिश वालों के लिए नहीं है। सो अरिहंत से ही मैंने जो कवर हो सकता था किया, थोड़ा सा पार्ट, बाकी मैंने उसके छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे उत्तराखंड की साइट पे जाके। जैसे
कुछ गूगल पे कुछ मटेरियल पड़ा हो तो वो नोट्स बना लिए। दृष्टि आईएएस का उत्तराखंड पे मटेरियल है, थोड़ा वो रेफर कर लिया था। तो उत्तराखंड के जो इश्यूज चल रहे होते हैं रिसेंटली, जैसे उस टाइम पे बनभूलपुरा एक इंसिडेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो रिसेंट इशू चल रहा था हल्द्वानी वगैरह में, और तो उस पर मैंने नोट्स बना लिए थे। तो और जोशीमठ की जो लैंडस्लाइड हुई थी, जो वहाँ पे कैलेमिटीज हुई थी जोशीमठ के ऊपर, और सिलकियारा टनल के ऊपर जो कैलेमिटी हुई थी, इन सब के ऊपर आपके कम से कम 1-2 पेज के नोट्स होने चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में ऐसा, निबंध के पेपर में जोशीमठ के ऊपर निबंध आ गया था, तो अगर आपका जोशीमठ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप उस पर ऐसे भी नहीं लिख पाते। मैंने जोशीमठ के ऊपर ही ऐसे लिखा था। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको कहीं से भी कुछ भी आए तो आप एटलीस्ट कुछ तो लिख सको, ब्लैंक अपने एग्जाम पेपर को ना छोड़ो। आपका उत्तराखंड हर एक पार्ट का कवर होना चाहिए। उत्तराखंड का कल्चर, ट्राइब्स, फेयर्स, उसके क्या इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, और कौन सी ट्राइब्स वहाँ पे हैं, और कौन कौन से वहाँ पे कल्चर आप फॉलो करते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री, कुनिंदा डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, और ये सब गोरखा इन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ संगौली, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन पे क्वेश्चन आता भी है। उत्तराखंड को थॉरोली कवर कीजिए, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब तो उत्तराखंड के 2 पेपर आएंगे मेंस में। आपको उत्तराखंड थॉरोली कवर करना है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज उत्तराखंड कवर हो नहीं पाता है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे अब साइट्स, चैनल्स हैं, जैसे ओरेकल आईएएस, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, संवेग आईएएस, ये सब अपने पढ़ाते रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो उत्तराखंड के लिए आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उस चीज को थॉरोली फॉलो कीजिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।